साल पुरानी बात है। मेरा दोस्त मेरे पास आता है और कहता है कि आपको किसी से मुलाकात करानी है। मैंने टालने की बहुत कोशिश की और उसने जिद पकड़ ली। यदि मुलाकात नहीं की तो पछताओगे और देख लेना आपकी किस्मत बदल जाएगी। जब उसने कुछ हसीन सपने दिखाने की बात की तो मैं उसकी बताई हुई तारीख में जहाँ पर उसने जगह बताई थी वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। एक बड़े से आलीशान होटल में बुलाया गया था। जब मैंने बाहर देखा तो महंगी महंगी गाड़ियाँ जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। अब उस व्यक्ति से मुलाकात जब होने वाली थी तो मैं उस होटल में जाकर देखता हूँ, अलग अलग मेज पर जो गोल मेज होती है, कई सुंदर सुंदर लड़कियाँ अच्छी अच्छी महंगी महंगी कपड़े पहने हुए बातें कर रही थी। बस मेरा दोस्त उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। जब वो आया तो मैंने देखा कि उसके पास बहुत महंगा मोबाइल है। साथ ही देखा तो उसके पास महंगा लैपटॉप भी है। वो पेन भी इस्तेमाल कर रहा था तो उसकी कीमत हजारों में थी। देखकर मैं बड़ा हैरान था कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया होगा। कपड़े देखा तो बहुत महंगे अच्छी कंपनियों के। अब उस व्यक्ति के पास बैठते ही उसने मुझसे पूछा, आप कितना कमाते हो? भाई मैं कॉलेरी में जॉब कर रहा था। मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। उस समय मेरी सैलरी 15,000 रुपये महीना था। मैंने बोल दिया, सर मुझे 15,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। जब मैंने कुछ ऐसा बोला तो उसने बोला कि सोच कर बताओ कि तुम अधिकतम से अधिकतम कितने रुपए महीना कमाना चाहते हो। एक सपना देखिए और बताइए कि कितने रुपए महीना कमाना चाहते हो। जब सपना देखने की बात आती है तो मेरी जो संख्या पहुंचती है 50 से 60,000 रुपये के आसपास। उसने बोला, कुछ और बड़ा सोचिए। जब कुछ और बड़ा सोचने की बात आती है तो मैंने 1 से 1.5 लाख बोल दिया। उसने कहा कि आपकी सोच बहुत छोटी है। तब मैंने गुस्से में आकर 10 लाख रुपए महीना बोल दिया और 10 लाख रुपया महीना बोलते ही उसने कहा, बस 10 लाख रुपए महीना? अगर मैं तुम्हें एक ऐसी स्कीम दूं कि उस स्कीम के बाद आप हर महीने 1 से 2 करोड़ रुपए कमाओ तो कैसा होगा? ये बात सुनने के बाद समझो मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं आसमान में उड़ रहा था। बस मैंने सपने देखना शुरू कर दिया कि मेरे पास महंगा मोबाइल होगा, लग्जरी गाड़ी होगी, आलीशान घर होगा, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े होंगे और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ। बस कुछ ही सेकंड में मैंने सोच लिया था। उधर से एक चुटकी बजती है और वो बोलते हैं कि आंखें खोलिए। मैं सोचा, सर मुझे करना क्या होगा? उन्होंने कहा, कुछ नहीं करना होगा, महज 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद फिर देखो आपके पास पैसों की झड़ी लग जाएगी। जब ये वाली बात थी, 15,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी किस तरह से इस रकम की बात कर सकता था? 1 लाख रुपए कहाँ से लेके आता मैं एक साथ? मेरे लिए बहुत मुश्किल थी
और मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। जब गड़बड़ वाली बात आती है तब मैंने उससे बचने की कोशिश। मेरा दोस्त जो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था कहा, भाई तुम बहुत पछताओगे और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। कुल मिला के मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने उससे पूछा कि तुमने कितने रुपए लगाए हैं, और वह कहता है कि मैंने अपने भी रुपए लगाए हैं और अपनी मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, रिश्तेदारों के लगभग 8 से 10 लोगों के पैसे लगाए हैं। और देखना कुछ ही समय बाद, कुछ ही सालों में मैं करोड़पति हो जाऊंगा। इतना सुनने के बाद मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। मेरा दोस्त मेरे से चैलेंज करता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, देखना बहुत पछताओगे। मैं उसकी बात चुपचाप सुनता गया और वहाँ से निकल लिया। मुझे कुछ सालों बाद कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने दोस्त को कॉल लगाया और बोला, भाई मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की आवश्यकता है। ऐसा सुनते ही मेरा दोस्त फुट फुट कर रोने लगा। वो बोला, भाई मेरे सारे पैसे डूब गए। वो बड़ा फ्रॉड आदमी था। उसने बड़े बड़े सपने दिखाए और वो सारे पैसे लेकर भाग गया। वो अकेला मेरा दोस्त नहीं था, ना जाने ऐसे कितने लोग थे, ना जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं, ना जाने ऐसे कितने लोगों के साथ छल होता है। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। 2 बड़े धुरंधर इसी बात को लेकर लड़ बैठते हैं। इसमें एक सपने दिखाता है और एक कहता है कि सपने देखो मगर खुली आंखों से। एक सपने दिखाकर कोर्स बेचने की कोशिश करता है और एक सपने को रियलिटी में कैसे बदले वो रास्ता बताता। वो वास्तविकता तथा प्रैक्टिकल में बात करता है, जिसमें चलकर हजारों लोगों ने अपना जीवन बदला है। वे बुक्स पढ़ने को कहते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़कर सीखने को कहते हैं। वे स्टेप टू स्टेप काम करने तथा अपने एक्सपीरियंस से सीखने को कहते हैं। चलिए ये छोटा सा वीडियो देखकर हम लोग समझते हैं कि संदीप माहेश्वरी क्या कहना चाहता है। फैमिली बिजनेस है हमारा, तो उसके अंदर सर्टेन फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आगे जो भी करना चाहता हूँ कि मैं खुद के बेसिस पे करूँ। अगर मैं खुद का कुछ करता हूँ तो उससे मेरे को रिस्क मेरी होगी, जो भी अप्स एंड डाउन्स होंगे वो मेरे होंगे, तो उससे मेरे को वो बेनिफिट मिलेगा फैमिली बिजनेस के अंदर अगर मैं उस टाइम पे जाता हूँ तो इसमें सर आपका क्या टेक है कि इज़ इट राइट कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म, वी कैन टेक दैट और वी कैन स्टार्ट बाय ज़ीरो? आपको अपना ही करना चाहिए, वही बेटर है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपको फैमिली बिजनेस में कभी भी सीखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर तो पहले ही आपके जो पेरेंट्स हैं और जो भी और एल्डर्स हैं वो सब बैठे हैं वहाँ पर, तो उन सबका बेसिकली एक माइंडसेट बना होता है ऑलरेडी कि ये सही है, ये गलत है। उसमें तो आपको उनको फॉलो करना होगा। उससे बाहर आप जैसे ही ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपको रोक दिया जाएगा। तो आप गलतियाँ नहीं कर पाओगे अगर उनके अंडर काम करोगे। तो जब गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सो बिजनेस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम एज क्विकली एज पॉसिबल। मतलब बेसिकली छोटे छोटे रिस्क लेने होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स उठाने होते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, तो पहले ये माइंड में सोच के चलते हैं, कैलकुलेशन करके चलते हैं कि अच्छा इतना हमने एलोकेट किया हुआ है, इतना तो डूबेगा ही डूबेगा। प्लस हमें ये भी पता होता है कि अगर इन 10 स्ट्रैटेजीज़ में से एक भी स्ट्रैटेजी क्रैक हो गई तो वो 10 के 10 एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, वो पूरी लाइफ के लिए आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जाता है। आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ एक यूनिक स्ट्रैटेजी क्रैक करनी होती है। अगर वो एक स्ट्रैटेजी आप क्रैक कर सकते हो तो फिर ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाता है। बट वो ओवरनाइट चेंज होने के लिए कई महीने कई साल लग जाते हैं। ये गेम है बिजनेस का। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक ये है कि वो स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी आपके फैमिली बिजनेस में वो लोग क्रैक कर चुके हैं, मे बी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उसी को आप फॉलो करते चले जाओ। बट दैट मे और मे नॉट बी रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड। प्लस फ्यूचर पता नहीं उसका कैसा होगा, स्कोप और ग्रोथ। दूसरा क्या है कि आज की दुनिया को आप समझ करके अपने बेस पर
जितना भी रिस्क आप उठा सकते हो बेस्ड अपॉन या फाइनेंशियल कंडीशन, जितना भी आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं रिस्क लेने के लिए, तो उनको बोल सकते हो कि यार मेरे को आप इतना पैसा दे दो, मुझे खेलने दो 2-3 साल, लेट मी प्ले विद इट। आप मत बताओ मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं आपसे पूछ लूँगा, तो मुझे खेलने दो, इससे क्या होगा इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, या तो वो डूब जाएगा, बट वो भी डूबेगा नहीं अगर आप स्मार्टली चलोगे तो। अगर ये बात आपको मेरी समझ आ रही है कि 10 में से एक ही स्ट्रैटेजी काम करेगी, मतलब 10 अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे तो 9 आपको पहले ही पता होगा कि वो फेल होने वाली है, बट ये नहीं पता कौन सी फेल होने वाली है, और ये नहीं पता उस 10 में से कौन सी चलने वाली है। हाँ, बराबर। बट ये 9 जो फेल होती है ना, वो हमें कई बार लगता है फेल है, बट वो एक्चुअल में फेल नहीं होती, क्योंकि वो 9 सारी की सारी काम आ जाती है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो जो भी आपने किया होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ सीखा होता है, तो वो जो 10वां होता है ना, वो 9 फेलियर्स के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आपने वो 9 चीज़ें नहीं करी होती तो 9 चीज़ों को मिला करके 10वीं चीज़ नहीं बन सकती थी। हाँ, वो 9 चीज़ अगर कंप्लीट नहीं होती तो वो 10वीं चीज़ के अंदर अप्लाई नहीं हो पाती, और उस चीज़ का बेनिफिट अपन उस चीज़ के अंदर नहीं ले पाते। मतलब वो आप कर ही नहीं पाते इसको, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि 9 से कुछ ना कुछ आपने सीखा ना, फिर वो जो सीखा, वो कुछ भी हम लाइफ में सीखते हैं ना, स्पेशली बिजनेस में, वो काम आता है। पता नहीं होता कैसे काम आ जाता है, कहाँ काम आ जाता है, बट काम आता है। आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्राई किया, वहाँ से कुछ सीखा, फिर कुछ और किया, वहाँ से सीखा, फिर ऑफलाइन किया, वहाँ से सीखा, फिर शेयर्स का किया, वहाँ से सीखा, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा ना। बस क्या है कि कैरिड अवे नहीं होना है। आपको पहले ही माइंड में एक बजट बनाना है कि मेरा 2 लाख का या 5 लाख का बजट है जो पीछे से मुझे मिला है, इसको मुझे 10 अलग अलग कामों में डिवाइड करना है। ये नहीं कि एक्साइटेड हो गए कि अब ये 5 लाख का 5 लाख मैंने एक ही बिजनेस आइडिया में डाल दिया, इस पे मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, अब वो 5 लाख डूबा तो आप कहीं के नहीं रहे। जैसे बिजनेस का जो माइंडसेट है और जॉब का है, उसमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जॉब में क्या होता है कि बेसिकली आपको पहले एक लाइन पकड़नी होती है, उसी में और डिग्रीज और डिप्लोमाज लेने होते हैं, फिर अपने रिज्यूम को बढ़िया करना होता है, फिर जा करके पिच करना होता है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में क्या चाहिए होता है, यू नीड टू हैव डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो एंड में सब काम आते हैं, कोई एक ऐसा काम करने के लिए जहां पे वो सारे डॉट्स जा करके कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स। वो सब जुड़ जाता है और फाइनली कुछ ऐसा निकल करके आता है विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो किसी ने सोचा भी नहीं होता है। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको वो 8-10 चीज़ें तो ट्राई करनी ही पड़ती है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 चीज़ें आपको ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप एक ही करते हो, वही चल जाती है, ये दूसरी चल जाती है, तीसरी चल जाती है, 5वीं चल जाती है। बट माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे 10 चीज़ें ट्राई करनी है। तो फिर आपने जो भी 5 लाख का बजट है उसको 10 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। आपने कहा कि अब अगर मैं स्टॉक मार्केट में जा रहा हूँ तो मैं 50,000 से ऊपर नहीं गंवाऊंगा, इससे ऊपर मैं लॉस नहीं उठाऊंगा। ये नहीं कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए जैसे गैम्बलर्स करते हैं, जो 5 लाख ही डुबो दो, कि एक जगह लगाया, उसके अंदर वो बढ़ा तो ठीक, नहीं बढ़ा तो वो पूरा गया। बिजनेस इज नॉट गैम्बलिंग। बिजनेस इज बेसिकली प्रोवाइडिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, दैट मे बी अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, जिससे कि एक्चुअल में सामने वाले की कोई नीड या उसका कोई डिजायर या उसकी लाइफ किसी तरीके से बेटर हो रही हो। ये है बिजनेस। तो इट्स नॉट गैम्बलिंग। बट लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रीड एंड फियर। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग अ बिजनेस, तो वहां पर ग्रीड और फियर दोनों आपको तंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा रिजल्ट आने लग जाएगा, अब आप एक्साइटेड हो जाओगे। पता लगा एक ही क्लाइंट को उधार देना चाहिए था 20,000 का, 50,000 का, आपने उसको जाकर के उधार दे दिया 5 लाख का, फिर उसने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जाओ, मैं तो नहीं दे रहा पैसे। तो आपके तो सारे पैसे एक ही जगह पे डूब गए ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि मुझे इससे ऊपर इस धंधे में नहीं डालना है। अगर कुछ क्लियर नजर आया तो उसी पैसे को रीइन्वेस्ट कर दूंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो डूबा भी तो, अगर मानो आपने 50,000 रुपए से 1 लाख कमाया और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4.5 लाख आपके पास में साइड में पड़ा हुआ है और 9 जो चीजें हैं वो ट्राई करने के लिए। बट अगर आपने पूरा का पूरा वहीं एक ही जगह पे डुबो दिया तो गड़बड़ हो गई। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। 50,000 से 5 लाख कमाओ, उस 5 लाख को डुबो दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50,000 से आपने 5 लाख कमाया ना, बट अभी भी 4.5 लाख एज इट इज पड़ा हुआ है आपके पास और कुछ ट्राई करने के लिए, उसमें भी 50,000 से ऊपर मत लगाओ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो तो आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी 100% हो गई। बेसिकली कैपिटल एलोकेट कर दो कि जहाँ पे अपने को लगता है कि इस बिज़नेस के अंदर स्कोप है और आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, तो उधर इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा। अगर वहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट रोटेट कर दिया, राइट। उसी को री इन्वेस्ट करते चले गए, वो ग्रो करता चला गया। डूबा भी तो कोई टेंशन नहीं है।
अभी डूब भी गया तो आपके उतना पास नहीं में डूबेगा जितना अपन ने कमाया है, क्योंकि उसके अंदर से भी अपन रोटेट दूसरे बिजनेस के अंदर, अगर अपने को प्रोस्पेक्ट्स अच्छा लग रहा है तो अपन उसके अंदर भी कैपिटल एलोकेट कर सकते हैं। देखो बेटर स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपने पहले अपना जितना भी पैसा है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट कुड बी 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, उन्होंने 10 लाख रुपए आपको दे दिया, बोला कि अब इसके साथ में जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी। अब एक बिजनेस शुरू किया, उसमें आपको पहले ही पता है कि 1 लाख से ऊपर मुझे लगाना ही नहीं है। तो अगर कोई बिजनेस आइडिया ऐसा आ रहा है आपके माइंड में जहाँ पे पहले से आपको पता है कि मेरे को 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसको छोड़ दो। उसी बिजनेस को अलग तरीके से करो, क्योंकि बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जिनका दिमाग बंद है। ज़्यादातर लोगों का क्या होता है, वो अपना बहुत ही रिजिड हो जाते हैं बिजनेस को लेकर के। वो ये सोचते हैं कि ये जो बिजनेस है ये इसी तरीके से हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। अरे नहीं, बिजनेस को करने के लाखों तरीके होते हैं और लाखों बिजनेसेस हैं। आप कर कितने पाओगे, इतनी बड़ी लाइफ तो है नहीं कि आप लाखों ट्राई कर पाओ। करोगे वही गिने चुने 8-10। तो जब 10 ही करने हैं तो अच्छे से चूज करो ना पहले 10 को, जो आपको पता हो कि ये 50-50 हज़ार रुपये में हो सकते हैं। तो आपने पहले ही बफर लेके चला हुआ है कि 50-60 हज़ार का ये काम है, मेरे पास में लाख रुपए मैंने स्पेयर किया हुआ है इसके लिए, बट लाख रुपए से ऊपर मैं इसमें नहीं डूबूंगा तो नहीं डूबूंगा। ये नहीं कि मेरा लाख रुपए डूब गया तो उसको बचाने के चक्कर में मैं 2 लाख और डुबो दूँ, फिर 3 लाख को बचाने के चक्कर में मैं बाकी का भी डुबो दूँ और जीरो हो जाऊँ। ये गलती नहीं करनी है, लोग यही गलती कर बैठते हैं। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। बिजनेस में लोगों का दिमाग प्रॉफिट में तो चलता है, जैसे मैंने कहा ना, ग्रीड और फियर, बट रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज किसी को नहीं पता, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रीड और फियर। आप डर की वजह से रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो। रिस्क मैनेज मतलब प्लानिंग, यानी पता हो कि मेरे पास में कितना है उतना ही मैंने रिस्क लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए, और क्या क्वेश्चन है? सर, हाउ टू फाइंड राइट पीपल इन द बिजनेस टू बिल्ड अ टीम, लाइक हाउ टू ट्रस्ट पीपल इजीली? यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ईजिली, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ट्रस्ट ब्रेक होगा आपका। तो किसी को भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो, बिजनेस को इस तरीके से सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट करो कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, मतलब उसमें कोई लूपहोल मत छोड़ो, क्योंकि अगर वो है तो मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। ट्रस्ट का सवाल कब उठता है? जब कुछ गड़बड़ करने के चांसेस हो। अगर आप सिस्टम को ऐसा बना दो कि उसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या दिक्कत है? जैसे आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको प्रॉपर बैंक के थ्रू करो ना। कैश भी आएगा तो इससे ऊपर कैश आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो सीधा बैंक में जमा हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन उठ रहा है ना, ये पता है कहाँ से उठ रहा है? मैं बताता हूँ। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी उल्टे सीधे काम करते हैं टैक्स बचाने के लिए। कोई बोलता नहीं है, बट ये फैक्ट है और सबको पता है। तो वहाँ पर सारी ये गड़बड़ आ जाती है ट्रस्ट की, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आप किसी ना किसी पे। उसको कैश दे रहे हो और पता है वो कैश 2 नंबर का है। पुलिस में भी जाके बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्या ही बोले, कौन सा पैसा लेकर के भाग गया, कहीं उस पैसे की कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, राइट? तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट अगर आप ये कच्चा लालच ना करो, आप ये समझो कि बिजनेस आप कर क्यों रहे हो। अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट फॉर पीस ऑफ माइंड, यू आर डूइंग इट फॉर फ्रीडम। तो फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपको उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े 24 घंटे। अगर आपको होना पड़ रहा है तब तो वो जॉब से भी बदतर हो गया ना, तब तो जॉब से भी गया गुजरा हो गया। क्योंकि जॉब में तो फिर भी एक वेल डिफाइंड है कि भाई आपको हफ्ते में इतने दिन इतना काम करना है। बट अगर 24 घंटे आप बिजनेस में ही लगे हुए हो, संडे को भी और छुट्टी के दिन भी, और हर तरफ यही देख रहे हो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, वो पैसा इतना लेकर के जा रहा है, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। बेसिकली यू आर काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो हर एक चीज़ को माइक्रो मैनेज कर रहे हो। तो मैं क्या कहूँगा, पहले तो हर एक चीज़ को इस तरीके से सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर दो और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू चलो, जहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होने के चांसेस ही ऑलमोस्ट 0% हो जाए, कि कोई अगर चाहे भी तो घपला ना कर सके आपके बिजनेस में। बिजनेस को इस तरीके से ऑनलाइन आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो दे दो, उसमें क्या बुराई है? हाँ, अगर अपन कुछ कमा रहे तो उसके अंदर गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ रहे हैं तो उससे ग्रोथ ही हो रही है, राइट? और अगर गवर्नमेंट को आप टैक्सेस नहीं दोगे तो ये कंट्री चलेगी कैसे, या कोई भी कंट्री कैसे चलेगी अगर टैक्सेस हम नहीं देंगे तो अगर आपका ये माइंडसेट होगा कि मुझे जो भी काम करना है, टिपिकली अगर लैंग्वेज में बोला जाए, 1 नंबर में काम करना है, 2 नंबर में करना ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो जाएगा वहाँ पर। इस क्वेश्चन की नीड ही नहीं है कि ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि जब 1 नंबर में है तो ट्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो बेसिकली क्या है, वो बंदा आया, उसको बताया कि भाई देखो ये एक प्रोसेस है पूरी, जो आपको इसको फॉलो करना है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो बाहर है, सिंपल है। उसको अगर ठीक लग रही है आपकी कंपनी तो ठीक है, उसको अगर वर्क एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी छोड़ के जा सकता है। तो विन विन हो गया ना दोनों तरफ से। यस सर। अगर इस तरीके से आप चलोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ट्रस्ट की मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द राइट पीपल
which they fit in the particular job. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट पीपल? आप राइट पीपल किन्हें कहते हो? सर जो अपन ने काम डिफाइन करा हुआ है वो एकदम सही से हो, जो वो बंदा करे या फिर जो भी वो बंदी करे वैसा। तो अब इसमें कंफ्यूजन क्या है? जो आपने काम डिफाइन किया है अगर उसको अच्छे से करता है तो वो राइट है, अगर नहीं करता है तो वो राइट नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है। हम क्या चाहते हैं, हमने उसको काम तो ये वाला दिया है, जिस वक्त उस पर्सन ने ज्वाइन किया हमने कहा आपको ये काम करना है, बाद में मुझसे 36 काम और करा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि अच्छे से नहीं कर रहा या अच्छे से नहीं कर रही। तो पहले हमें अपने माइंड में डिफाइन करना है कि हमें उससे एक्सपेक्ट क्या है, उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, उसको प्रॉपर्ली एक रिपोर्टिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी जो भी उसने किया नहीं किया उसको देखना है, हमारे सामने आ जाएगा डेटा कि वो जो उससे एक्सपेक्टेड था वो काम वो ढंग से कर रहा है, कर रही है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रही है। एक्चुअल में कोई अच्छा या बुरा कैंडिडेट नहीं होता है। एक्चुअल में 99% केसेस में गलती एक एंटरप्रेन्योर की होती है क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं करता है। स्पेशली जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्पेशली वो एंटरप्रेन्योर्स जो अभी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, उनको खुद ही क्लियर नहीं होता है कि हमें सामने वाले से चाहिए क्या है। तो वो कितना भी कर दे वो राइट एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते, वो एंड में जाकर के रॉन्ग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 100 काम सही भी करे, एक भी गलती करी तो हम कहेंगे बेकार है। तो बेकार वो नहीं है, बेकार हम हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया कि एग्जैक्टली हमें उससे चाहिए क्या है, ना उसे कम्युनिकेट किया, फटाफट से उसको रिक्रूट कर लिया अपनी टीम में। अब बोल रहे हैं तू ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, वो भी कर, रोज आ करके नई नई चीज़ें उसको बता रहे हैं। वो भी कंफ्यूज हो रहा है, कह रहे कल तो आप ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हो, चाहते क्या हो आप? मन में बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा। फिर हम कह रहे हैं कि वो सही एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर देते हो ना चीज़ों को, जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि वहाँ पे क्लियर होता है कि अच्छा ये रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने अच्छे से किया तो ठीक है, नहीं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सर ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये क्लैरिटी कैसे आएगी कि व्हाट इज़ द राइट लाइक द वे टू एम्प्लॉय पीपल? पहले प्रॉपर्ली रोल को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिवॉर्ड को और पनिशमेंट को डिफाइन करो। इन 4 चीज़ों को डिफाइन करो, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी को रिक्रूट किया, अब आप कह रहे हो कि वो टाइम से नहीं आता इसलिए वो बुरा एम्प्लॉई है। उसका टाइम है सुबह 10 बजे का, लेकिन रोज़ लेट आता है, लेट आती है 10:30 बजे, 11 बजे, और रोज़ एक नया बहाना होता है। तो गलती उसकी है आपकी है? सोचो, गलती किसकी है? दोनों की? नहीं 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 नहीं, दोनों की नहीं है, आपकी है। उसकी कैसे हुई? क्योंकि आपने प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया कि उसमें पनिशमेंट क्या है। आप ह्यूमन बिहेवियर को ही नहीं समझ पा रहे। कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो कैसे कंट्रोल होता है? थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो क्या आपने कोई पनिशमेंट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया? नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? अगर वो लेट आ रहा है या आ रही है तो आप उसको वर्बली बोलते चले जा रहे हो। उस वर्बली का कोई इफेक्ट नहीं होता है एज फार एज कि उसके कोई एक्चुअल में कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। जैसे हमारी कंपनी में प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि आपको लेट आना है, आओ, लेकिन महीने में इतनी बार इतना लेट आ सकते हो, इतनी बार इतना लेट आ सकते हो, इतनी बार इतना, इतनी बार इतना, इससे ज़्यादा आप लेट आओगे तो इतना डिडक्शन होगा, इतना लेट आओगे तो इतना डिडक्शन होगा, और अगर इतना एक्स्ट्रा काम करोगे तो इतना ओवर टाइम आपको मिलेगा। ये भी डिफाइन करना होता है, तभी फेयर हुआ ना कि आपने पनिशमेंट दिया तो रिवॉर्ड भी दिया ना। पनिशमेंट लगा देंगे वो भी अनरीजनेबल, रिवॉर्ड देंगे नहीं रिवॉर्ड, तो वो भी गलत हो गया। वो पर्सन टिकेगा ही नहीं ज़्यादा टाइम तक आपके पास में। अच्छा भी होगा तो नहीं टिकेगा। सही बात। और अच्छा और बुरा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर कि वो किस तरीके से एक सिस्टम एंड प्रोसेस को डिफाइन करता है हर एक चीज़ को। अगर आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर दो कि ओवर टाइम आप करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब अकाउंटेंट को बार बार आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो मिलेगा, लेट आओगे तो कटेगा तो कटेगा। अब वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। म्यूचुअली डिसाइड करके आपने एम्प्लॉइज़ के साथ में बैठ करके एक प्लान बना लिया, एक प्रोसेस को डिफाइन कर दिया और बोला किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। तो एक फेयर आपने एक सिस्टम बना दिया जिस पे वो एग्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद में उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। उसके बाद फिर वो जो है वो सबके लिए सेम है। अब हो सकता है उसमें एक्चुअल में किसी एक की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ जाए, बट उसके लिए सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा। सिस्टम पहले है, बाद में वो एक इंडिविजुअल है। दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। नहीं तो रोज ही सिस्टम में चेंजेस होते रहेंगे। एक आध को कभी ना कभी नुकसान होगा। मान लो उसका कोई जेन्युइन रीजन भी है जिस वजह से वो लेट आ रहा है तो उसके पैसे कट जाएंगे, बट एक बार ही तो कटा, उसको समझाओ कि कोई बात नहीं। अगर आपको एक बार कट भी गया तो बहुत बार ऐसा भी तो होता है आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो इट इज़ फेयर। सिंपल है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर दो
थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एंड बाय प्रॉपर्ली डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि वो प्रॉब्लम ही ना आए. यू गॉट ऑल द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस? यस सर. दूसरा, 10 दिनों में MBA करने की बातें कर. 10 डे MBA, 10 दिन में मजा आने वाला है. बहुत डिटेल तक ले जाऊंगा. पूरी जर्नी 10 दिन में बिल्ड होगी है. लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बलिदान चाहिए, जिद चाहिए, जुनून चाहिए, दृढ़ निश्चय का स्वाभिमान चाहिए. और बोलता है कोर्स ले लीजिए, आप बिजनेसमैन बन जाइएगा. क्या ऐसा संभव है रियल लाइफ में? चलिए देखते हैं. में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो मैं बिजनेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें. तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ. ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के. अब क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब. कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने. 50,000 रुपए? जी सर. मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ. यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है. हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े. इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में. उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए. बिल्कुल. अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिज़नेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिज़नेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिज़नेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं. मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिज़नेस तो सीख ही जाओगे. और बिज़नेस की जगह पता क्या होता है वहाँ पर, वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा. आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन नहीं है. अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ, कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे. पैसे मिल जाएंगे. तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो, हाँ, अब औरों को बेवकूफ बनाओ हाँ, तो पैसा आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे मिलो किसी भी तरह. आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000. तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें. अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं. मतलब स्टार्टिंग जो है अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है. 10 लाख रुपए में मिलता क्या है? जैसे मैंने 10 लाख रुपए दिए तो मुझे क्या मिलेगा? सर खुद आपको से मतलब बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, खुद ट्रेनिंग से मिलेगी. बिल्कुल. किसी को वाहियात है एकदम बिल्कुल. तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल. उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं. आपने जो कोर्स परचेज किया, क्या उस कोर्स की इतनी वर्थ है? बिल्कुल नहीं. ऐसा फ्री में सीख सकते हैं. यूट्यूब पे उससे अच्छे कोर्स हैं, उससे अच्छे मैं तो कहूँगा. ये बात आपको पहले नहीं पता थी वो पैसे देने से पहले? क्योंकि सर, अगर आप जिसके यूट्यूब पे थ्रू- जाओगे, जिसके थ्रू हम लगे थे उसको तो पता, उसको अपने कमीशन चाहिए तो लगवा देता है हमें. साथ में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको बोले कि हाँ ये आपकी बेटी की लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो लगवा देते हैं. जब अंदर गया तब वहाँ की गेम मालूम पड़ी गेम क्या है. और एक्चुअल वही है कि वहाँ तुम्हें कस्टमर को जहाँ से मिले ना, भले तुम झूठ बोलो तो झूठ बोल के लेना जहाँ से, लेकिन लेना है तुम. और आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपके लिए 35,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है, सब बड़ा ही जर्सी. और आपके लिए कितना बड़ा है अमाउंट? पापा जी मेरे जो 15,000 कमाते हैं गांधीनगर में. पापा 15,000 रुपए कमाते हैं महीने का, हाँ. जिसमें घर का खर्चा भी चलाते हैं, हाँ. और आपकी अभी कोई कमाई कोई नहीं है. कमाई नहीं है. और आपकी अभी कोई कमाई है? कोई कमाई. कोई कमाई नहीं है. तो मैंने पैसा आपने दिया ना सर. अपने पापा से बोल करके 50,000 रुपए लगा दिया, तो आई एम अज्यूमिंग कि घर पे सुबह से रात तक आपको ये सुनना भी पड़ता होगा कि तूने 50,000 रुपए डुबो दिए. मैं ठीक कह रहा हूँ, सही, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही सही. मेरे क्योंकि में ऐसा नहीं ये है कि- छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है. आपके पेरेंट्स भी ऐसा बोलते हैं? नहीं. पहले मेरे पेरेंट्स को, मतलब जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जहाँ से मिल लिया. उस टाइम में क्या था कि मतलब सोच रहा था कि क्या करूँ पढ़ाई के अलावा क्या करूँ बिजनेस. तो उन्होंने पहले मेरे पेरेंट्स के थ्रू उनको बताया कि आप ये करवा लो अपने बेटे से, लाइफ सेट हो जाएगी. तो उन्होंने मेरे को मतलब बोला, तो मैं उस टाइम एक जॉब करता, मैंने जॉब छोड़ी इसके चक्कर में. तो मेरे को कुछ नहीं बोलते कि उनको पता है कि उनकी गलती है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं बोलते. अच्छा, आप कह रहे हो आपके ही कोई रिलेटिव हैं हाँ, जिन्होंने आपके पेरेंट्स को बोला कि पहले बेटे उनको को ये बोला. करवा दो, बिल्कुल. उनका पहला कस्टमर ही मैं था. और शायद आखिरी भी आप ही होंगे. बिल्कुल आखिरी. तो मुझे ये बताओ, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब आप अकेले तो हो नहीं, आपके जैसे और भी लोग होंगे, तो कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में. ज्यादा होंगे. लाखों में? ज्यादा होंगे. लाखों में. नहीं, आई डोंट थिंक सो. इतने सर तो नहीं हाँ होंगे. सर, इतना ही है सर. मतलब आप कह रहे हो लाखों लोगों ने ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए का कोर्स ले लिया है? बिल्कुल.
50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ रुपए जिन लोगों ने दिया, आई एम अज्यूमिंग वो आपके जैसे ही लोग होंगे। मेरे ग्रुप में कम से कम 300 हैं और सर ये ज़्यादा टारगेट भी उन्हीं लोगों को करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर जल्दी बातों में आ जाते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट को टारगेट करते हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हो ज्यादातर वो लोग स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी कुछ कर नहीं रहे होते हैं हाँ, और उनसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके लिए अमाउंट बहुत बड़ा है, 35,000 50,000 रुपए, हाँ, लेकिन अब गया, अब इसको वापस अब नहीं मिल सकता वो। नहीं मिल मिलने का सकता। कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है उसका, वो बोलते हैं हम कि आप sale पे करें, मिल 35,000 जाएगा। देख रहे हो, आप Sales वो करके। 1 लाख रुपए देख रहे हो जो आप कमा सकते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक मिनट। आप ये कह रहे हो कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ में और भी लोग थे 300-400, तो आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो कनेक्ट हो गए। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उन 400 में से मान लेते हैं 390 पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आप लोग आपस में कोई बात नहीं करते हो? नहीं, हम करते हैं सर। मैंने अलग से हमने ऐसा करा कि जो मतलब जैसे आए थे, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 400 लोग थे, तो हमने क्या करा ना, अनऑफिशियल तरीके से हमने उन लोगों को अपने ग्रुप में अलग से बना लिया, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, उनमें से निकाल के उन्हीं के लोगों को निकाल के जो बैच बन गए थे, अब मतलब 100 से ज़्यादा हम ग्रुप में ला चुके हैं लोग। अब जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करके पता चलता है किसी की सेल ही नहीं हो रही। क्या ये 100 लोग कुछ लोग चाहते ऐसे नहीं है भी कि हैं। उनको उनका पैसा वापस मिले? अब वो कह रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर रोड क्या होता है और ये क्या होता है, तो जाएंगे कैसे? अरे तो इन 100 लोगों में से कोई तो होगा जो लॉयर होगा या थोड़ा कोई पढ़ा लिखा है नहीं, लीगल का। सब ऐसे 12th पास लोग हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली, या तो टारगेट ही उन्हीं को करते हैं जो स्टूडेंट हैं, जो 18 साल क्रॉस करें जिन्होंने, उनको समझ नहीं होती इतनी कि मतलब क्या कैसे होता है। उनको दिखा दिया, मोटिवेट कर दिया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें भी क्या होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो आते हैं, बोलते हैं कि इतना अच्छा कोर्स है, ये ऐसा कोर्स है। छोटे मोटे आएंगे तो फिर चलो ठीक है, मानते हैं, यूट्यूबर टाइप आएंगे तो वो यूट्यूबर से ही ऊपर वाले लेवल पे होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं ऐसा कोर्स है, वैसा कोर्स है, तो आदमी विश्वास कर लेता है। बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रही है। बहुत बड़े लेवल पे सर। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं जो समझ पा रहा हूँ आप लोगों की बातों से वो ये है कि एमएलएम में यूजुअली क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अप्रोच करता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। यहाँ पे गेम कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ये ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ, तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहां पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूं तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो, जबकि आपको समझ आ चुका है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा, ऐसे कितने लोग होते हैं जो ये परचेज करते हैं और वो एक्चुअल में जो उस कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है वो उस कोर्स को कंज्यूम करते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कोर्स को देखते तक नहीं है और सीधा बेचना शुरू कर देते हैं? 90% लोग। 90% लोग। तो 90% लोगों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जैसे आपने देखा था पूरा कोर्स आपने कंप्लीट किया था, जब मैं उनके जो कोर्स देखने गया तो वहाँ जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी गाली भरी पड़ी थी। उनको ही कहा अच्छा वो उन्हीं लोगों की होगी जो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जिनका आपने- कट गया है। हाँ पास्ट में वही लोग थे, है ना। हाँ, कि आपने कहा था पैसे कमा लो, सबसे फ्रॉड कंपनी है ये वो, और फिर भी ये सब चल रहा है, बिल्कुल खुलेआम पहले चल से। रहा नहीं, है। अब तो ऐसा हो रहा है कि अब ऐसा लग रहा है सबको अब समझ उन्होंने आ रहा है चेंज कि कर बंद दिया होने अपना वाला है। प्रोडक्ट। क्या अब तो बंद होने वाला है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है लोगों को, इसलिए अब वो पता है लोग जो 3 साल 4 साल से पुराने लोग हैं वो खुद छोड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे आप लोगों के साथ में जो हुआ है, आप लोग इकट्ठे आकर के प्रोटेस्ट करोगे या कुछ ना कुछ करोगे, अपनी आवाज उठाओगे या कोई ना कोई एक्शन लोगे और ये सब बंद होगा। पास्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारी कंपनीज के साथ में, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ होने ही वाला है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये सारा समझने के बाद में मैं यही कह सकता हूँ उन लोगों को जो अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग जो मुझे अभी वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो जहां जहां भी आप जा करके बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बोलिए, क्योंकि आपके साथ तो जो होना था वो हो गया। एटलीस्ट और लोगों के साथ में ये चीज ना हो, उसको रोकने के लिए
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें ताकि ये चीज़ और आगे ना फैले। और जिनके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है और उनको अपने पैसे वापस चाहिए, तो ऑल आई कैन से इज देयर आर वेज जिसके थ्रू आप एक लीगल सिस्टम के थ्रू जा करके अपने जो पैसे हैं उसको वापस मांग सकते हैं। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर्ली एफर्ट। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफ़ंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, DMT भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल के भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंदास जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज़ होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंदास जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग। इस कहानी या घटना के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी प्रकार अब ये लास्ट का 28 दिन का बचा। अब ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है इसमें ये मंथ क्लोज कहाँ पे हो रहा है? 144 में 15 लाख हमने गवर्नमेंट को दिए, और गवर्नमेंट को हमसे फायदा है या नहीं है? शेयर मार्केट की दुनिया में होता है 80% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाकर, अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाकर, अपनी लग्जरी गाड़ी, अपना लग्जरी घर, ये सब दिखाकर आपको मोटिवेट करता है और आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। धीरे धीरे वह आपको सपने दिखाता जाता है। कुछ समय बाद वह अपना कोर्स लॉन्च करता है, आपको कहता है
1 लाख रुपए का कोर्स है, इसे खरीद लीजिए और करोड़पति बन जाइए। और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। दुनिया में कोई भी इंसान आपको नहीं बना सकता सिवाय आपके। आपको बुक्स पढ़ने में मेहनत लगती है, अपने छोटे छोटे गलतियों से सीखने में डर लगता है, जिस कारण आप चाहते हो कि किसी को पैसे दे दो, वो आपकी जिंदगी बना देगा। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है मेरे दोस्त, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।